अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है मटेरियलिटी, जो हम ऑडिट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कि मटेरियलिटी यूज़ किस लिए की जाती है और उसका सारा बैकग्राउंड। ठीक है, तो ओवरऑल मटेरियलिटी हमारे पास होती है। ओवरऑल मटेरियलिटी जो है वो हमारे ओपिनियन को इफ़ेक्ट कर सकती है, ऑडिट ओपिनियन को। अगर कोई मिस स्टेटमेंट अगर हमारे ओवरऑल मटेरियलिटी से अबव है तो उस केस में आपको आइडिया होगा कि उसमें केस में क्वालिफाइड ओपिनियन या एडवर्स ओपिनियन प्रोवाइड किया जाता है। बट अगर उससे कम हो तो उस केस में फिर सिंपल नॉर्मल ओपिनियन ही प्रोवाइड किया जाता है, क्लीन। तो उसके बाद आता है हमारे पास परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी ऑडिटर जो हैं वो अपने उसके लिए सेट करते हैं कि मतलब टॉलरेंट लेवल जो है वो अपने लिए एक सेट कर लेते हैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के थ्रू, कि इतने थ्रेशोल्ड एक सेट कर लेते हैं। वो हमारे लिए एक थ्रेशोल्ड होता है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के, अगर मिस स्टेटमेंट की वैल्यू इतने तक हुई तो ठीक है, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा हमें डिटेल में। लेकिन उससे अगर कम हुई तो उसकी फिर वेरिफिकेशन मतलब उसमें ऑडिट प्रोसीजर जो हैं वो इतने डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती, और वो एक दो ऑडिट प्रोसीजर जो हैं वो इनफ होते हैं, सिंपल। तो एक हमारे पास परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी हो गया। देन हमारे पास एक होता है क्लियरली ट्रिवियल, जिसे टॉलरेंट मटेरियलिटी भी कहते हैं और क्लियरली ट्रिवियल भी कह सकते हैं। वो जो सा होता है तो वो उससे अगर कम कोई भी बैलेंस है, कोई भी अकाउंट बैलेंस है या क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन हैं, तो उसको वेरिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल, अगर वो क्लियरली ट्रिवियल के लेवल से भी कम है। बट उससे अगर ज़्यादा है और परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से कम है तो उस केस में फिर एक जो है एनालिटिकली देख सकते हैं, सिंपल। और सब्सटैंटिव प्रोसीजर भी अगर अप्लाई करने हैं तो वो भी सिंपल से एक जो भी हो तो वो आप कर सकते हैं। बट अगर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से भी बैलेंस अबव है तो उस केस में जो है हम फिर उसमें एनालिटिकली भी देखेंगे और सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स भी सारे अप्लाई करेंगे, जो भी हमें ISA जो रिकमेंड करें तो उसके अकॉर्डिंग ही हम प्रोसीजर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये आपके स्क्रीन पे जो सा शो हो रहा है तो ये हमारे पास टेम्पलेट है एक मटेरियलिटी का। ये हर ऑडिट फर्म का डिफरेंट भी हो सकता है, बट मोस्टली सिमिलर ही होते हैं, तो थोड़ा बहुत ही फ़र्क होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कौन से क्लाइंट के लिए कौन से जो है हमने मटेरियलिटी किसको बेस लेना है मटेरियलिटी का, और कितनी परसेंट जो है वो लेनी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसको। फर्स्ट में हमारे पास है कि ये आप देख सकते हैं सजेस्टेड बिजनेस या एंटिटी टाइप। तो फर्स्ट में हमारे पास है इनकम बेस्ड एंटिटी, मतलब कोई भी कंपनी है, मतलब उसकी सारी जो सी फोकस कंसंट्रेशन और जो सी होती है वो इनकम पे होती है। सारे उनके जो से स्टेक होल्डर जितने हैं, शेयर होल्डर्स अगर हैं, तो वो जो है मतलब किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, रेवेन्यू के इंक्रीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करते हैं या वो चाहते हैं प्रॉफिट अगर ज़्यादा है। बट इस केस में हमारे पास इनकम बेस्ड एंटिटीज़ हैं, तो इसके लिए फिर हमने लेना होगा रेवेन्यू को बेस लेना होगा मटेरियलिटी के लिए। और जो है परसेंटेज हमने कितनी लेनी है, हमारे पास परसेंटेज बेंचमार्क हमारे पास है 0.5% से लेके 2% तक। तो इसके बीच में हम कोई भी ले सकते हैं, बट इसको जो है साथ में रिस्क को भी कंसिडर करना होता है इसके साथ, कि अगर हाई रिस्क
रिस्क एंटिटी है, तो उस केस में ऑब्वियसली हम 0.5% लेंगे, मटेरियलिटी को कम रखेंगे, ताकि जो है हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स जो हैं वो ज़्यादा डिटेल में हम अप्लाई कर सकें। बट अगर ज़्यादा रिस्की एंटिटी नहीं है और जो है लास्ट ईयर ऑडिट भी हमने किया था, उसमें भी जो है मतलब इतना रिस्क जो है हमें नज़र नहीं आया, और ड्यूरिंग द ईयर भी कोई सच कम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस और कुछ ऐसा सिचुएशन कोई ऐसी नहीं हुई कि जिसकी वजह से ये हाई रिस्क एंटिटी बन गई हो। तो इसलिए हम जो है मतलब उस केस में 2% भी ले सकते हैं। तो चलिए, लेट सपोज़ हमारे पास रेवेन्यू आ जाती है जी 1 मिलियन की फॉर एग्ज़ाम्पल, और हम 2% जो है वो ले लेते हैं परसेंटेज। तो आप देख सकते हैं सजेस्टेड मटेरियलिटी हमारे पास आ जाती है 20,000 की। ये हमारे पास होती है ओवरऑल मटेरियलिटी। अब हर ऑडिट फर्म का फिर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी और क्लियरली ट्रिवियल लेवल वो डिटरमिन करने का, वो कैलकुलेट करने का भी हर ऑडिट फर्म का डिफरेंट ही होता है तरीके। कोई जो है वो इसका ओवरऑल मटेरियलिटी का ले लेता है फॉर एग्ज़ाम्पल 60%, ये उनकी हो जाती है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। ठीक है, देन सिटी लेवल के लिए वो ले लेते हैं इसका 5% फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये उनका हो जाता है क्लियरली ट्रिवियल या सिटी लेवल भी लिख सकते हैं। तो ये 1000 से कोई भी अमाउंट, कोई भी अकाउंट बैलेंस अगर उससे बिलो है 1000 से, तो उसको जो है वेरीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बट अगर इससे ज़्यादा है और 12,000 से बिलो है, तो उस केस में जो है वेरिफिकेशन की ऑब्वियसली ज़रूरत है। और अगर 12,000 से अबव है, सॉरी 20,000 से अबव है, तो देन तो मस्ट है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं प्रॉफिट बेस्ड एंटिटीज़ जो सी होती हैं, उसके लिए हम क्या बेस ले सकते हैं। प्रॉफिट बेस्ड एंटिटीज़ के लिए हम, आपको पता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेते हैं। यहाँ पर इनकम बिफोर टैक्स लिखा हुआ है, आप इसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंसिडर कर लें कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो सा होता है, PBT भी जिसको कह सकते हैं, तो उसको हम बेस लेते हैं और वो हम ले सकते हैं 3% to 10% के बीच में कोई भी। तो वो भी ऑब्वियसली रिस्क को कंसिडर करेंगे, बाकी कंट्रोल्स को भी कंसिडर करेंगे कि कंट्रोल्स कैसे हैं कंपनीज़ के। अगर वो डेफिशिएंसीज ज़्यादा हैं कंट्रोल्स में, तो देन जो है मटेरियलिटी कम से कम रखेंगे। और अगर कंट्रोल जो है वो सारे एक्यूरेट हैं और अप्रोप्रिएटली जो है वो वर्क कर रहे हैं, तो उस केस में हम फिर 10% भी ले सकते हैं। तो दे हमारे लिए हो जाएगी प्रॉफिट बेस्ड एंटिटीज़ के लिए। देन हमारे पास आ जाती है एसेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट एंटिटीज़। कोई भी कंपनी, जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ होती हैं, जो सिर्फ जो हैं इन्वेस्टमेंट मतलब लोगों से जो है वो पैसे लेती है और उनके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बैंक हो गया, तो वो भी इन्वेस्टमेंट एंटिटी कह सकते हैं उसको। तो उस केस में हमने लेना है टोटल एसेट्स को जो है, या नेट एसेट्स को, इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। इसको बेस लेना है, और टोटल एसेट्स को अगर आपने बेस लिया मटेरियलिटी, तो 1% to 2% ऑफ टोटल एसेट्स ले सकते हैं। उसमें भी जैसे मैंने पहले बताया, रिस्क और कंट्रोल और बाकी चीज़ों को भी कंसिडर करना है। और अगर नेट एसेट्स को हमने बेस लिया, तो उस केस में 2% और 5% के बीच में हम कोई भी परसेंटेज ले सकते हैं। ठीक है,
देन हमारे पास है नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी, जो एनजीओज आप कह सकते हैं जिसको। तो उस केस में हम एक्सपेंडिचर को मोस्टली बेस लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा रिस्क जो है वो उसी में इन्वॉल्व होता है एनजीओस में, इस तरह की एंटिटीज़ में, कि वो एक्सपेंस जो है मतलब वो प्रॉफिट जनरेशन की कोई ज़रूरत तो उनको नहीं होती कि प्रॉफिट जनरेट करने हाई से हाई। तो उनको जो है फंड्स आते हैं तो वो उनको देखना होता है कि मतलब एक्सपेंस जो है इसलिए ज़्यादा रिस्की होते हैं कि वो डिटेल में मॉनिटरिंग करनी होती है कि वो जो फ़ंड आया है वो उसको सही जगह पे यूज़ भी कर रहे हैं या नहीं। तो इस केस में ज़्यादातर फ्रॉड वगैरह भी हो सकते हैं, तो इसलिए एक्सपेंस को जो है हम बेस लेते हैं इस केस में। मोस्टली ग्रॉस इनकम को भी आप ले सकते हैं। उस केस में जो है हमारे पास 0.5% से 2% तक के बीच में हम परसेंटेज ले सकते हैं, और सेम बाकी चीज़ों को कंसिडर करते हुए रिस्क और कंट्रोल्स और बाकी ड्यूरिंग द ईयर उसमें क्या ट्रांजैक्शंस हुई हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस हुई हैं तो उस केस में फिर हमने कम से कम परसेंटेज लेनी होती है। तो ये बाकी चीज़ें भी हैं, तो वो उन सारों को जो है कंसिडर करना होता है, तो उसके बाद ही परसेंटेज हमने चूज़ करनी होती है। अब नीचे लिखा हुआ है मटेरियलिटी चूज़न, आपने जो भी मटेरियलिटी चूज़ की, जैसे इस केस में हमारे पास 20,000 है। अगर कोई भी मिस स्टेटमेंट 20,000 से अबव की होती है तो उस केस में हम क्वालिफाइड ओपिनियन या एडवर्स ओपिनियन प्रोवाइड करेंगे, अगर मिस स्टेटमेंट मैनेजमेंट रेक्टिफाई नहीं करती तो। देन हमारे पास मटेरियलिटी चूज़न इज़ मैनुअली एंटर्ड इन द ऑडिट सॉफ्टवेयर, और बाकी जो भी ऑडिट फॉर्म में जो उनका प्रोसीजर होता है तो उसको फॉलो करना होता है। नीचे भी सारी वही बातें लिखी हुई हैं। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।